कोई भी फंक्शन है, इसको मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर। और ये कोई पॉइंट होता है x बराबर a। तो मान लीजिए कि x बराबर a पे आपको ये कंटिन्यूटी चेक करना है कि भैया ये क्लोज्ड मतलब कर्व है कि नहीं, कि कहीं पेन उठा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन में मैं लिख देता हूँ, इसके कंसेप्ट को मैं बताऊंगा कि क्या इसका मतलब है। तो देखिए ये होता है लिमिट, लिमिट लिमिट से डरिए मत, मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। x टेंडिंग टू a, टेंडिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस पॉजिटिव एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए। ठीक है। तो बच्चों ये कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तब समझ लीजिए कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो क्या क्या बात हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू a फ्रॉम, ये है ना माइनस, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये अगर बराबर हो गया राइट हैंड लिमिट। अभी तो लिमिट वगैरह जो हम बताएंगे एग्जांपल से, पहले आप इसको समझिए कि राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गया और ये फंक्शन की वैल्यू हो गई, तो फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस, मतलब ब्रेक नहीं लगेगा कंटिन्यूअस फंक्शन में, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो ये चलिए हम लोग एग्जांपल करते हैं, कुछ फिक्स पॉइंट पे करेंगे और कुछ रैंडम पॉइंट पे करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए इस लाइन से ये हम लोग समझे कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा और वही फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, मैं जोर देके कह रहा हूं ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगे साइमल्टेनियसली, तभी जाके फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हुआ लेकिन फंक्शन के बराबर ही नहीं हुआ, कंटिन्यूअस नहीं हुआ। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर हो गया लेकिन फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे केस हम लोग क्वेश्चंस में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये जो बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि एक्स टेंडिंग टू ए का मतलब क्या होता है। एक्स टेंडिंग टू वन का मान लीजिए बच्चों मैं बताता हूँ। टेंडिंग का मतलब ये जो सिंबल होता है टेंडिंग, इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर के बहुत ही करीब है, बहुत जितना भी आप सोच सकते हो वो करीब है लेकिन उस नंबर के बराबर है, मतलब x इज नॉट इक्वल टू वन इस केस में। लेकिन जैसे x बराबर हो सकता है 0.9999, ठीक है, या आप नेगेटिव साइड से भी कर सकते हो। ठीक है, वन है तो वन से थोड़ा बड़ा ले लो, 1.0000001, और पीछे से जाओ तो 0.999। ठीक है, मतलब टेंडिंग मतलब टेंड हो रहा है, उसके बराबर कभी भी नहीं हो रहा है। लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो में मेंशन कर दूं यूजिंग लिमिट्स। लिमिट्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं ना बच्चों, जो भी फंक्शन दिया उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो जो मॉड एफ एक्स है, सॉरी एफ एक्स है, उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि ये मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है जब भी क्या हो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये डेफिनेशन है मॉड की। और माइनस एक्स है व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, पुरानी वीडियोस में मैंने किया था इसको डिस्कस, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए जीरो पे डिस्कस करना है तो एक्स बराबर जीरो पे तो डिस्कस कर ही लो, अगल बगल भी डिस्कस कर लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, किस पॉइंट की बात हो रही है, जीरो की, तो जीरो को नेगेटिव साइड से एफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो जीरो ये वाला पॉइंट है ना जीरो, इसके नेगेटिव में क्या हो जाएगा, मतलब एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे माइनस एक्स, और एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो मतलब राइट साइड में ये आपका एक्स हो जाएगा। इस डेफिनेशन को देख लो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या डिफाइन है फंक्शन आपका माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम लोग फटाफट जीरो रख देते हैं, तो माइनस जीरो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जीरो ही आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर राइट हैंड लिमिट फटाफट निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एफ एक्स। जीरो के पॉजिटिव साइड में आपका क्या है, एक्स बन जा रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड क्या है आपका एक्स, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की बात आ गई, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है, फंक्शन में एग्जिस्ट करता नहीं, ये भी तो देख लें। तो एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब जीरो होगा तो मॉडलेस क्या हो जाएगा, मॉडलेस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए आपका लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर है और यही फंक्शन वैल्यू है जीरो के बराबर, इसलिए निश्चिंत होकर आप कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है। तो देखिए अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स,
ठीक है, और एक कोई पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x बराबर a। ठीक है, तो जो f ऑफ जी एक्स होता है, इसको f ऑफ जी एक्स, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन f ऑफ जी एक्स, या हम लोग g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स कुछ भी बोल दें, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों कॉम्पोजिशन। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। मतलब क्या है, अब इसका बेसिक क्या है। अब देखिए कि होता क्या है कि ऐसे आप समझिए कि जैसे पहले कोई फंक्शन एफ एक्स था, राइट, ये फंक्शन एफ एक्स है। तो क्या होता था कि एक्स डोमेन था, एक्स डोमेन होता था, एक्स की वैल्यूज पे वो सारा फंक्शन ऑपरेट करता था। एक्स इनपुट देता था और फंक्शन उस पर ऑपरेट करता था। मतलब साइन है तो साइन दे देता था, टेन है तो टेन देता था। तो ये था। लेकिन अगर एफ ऑफ जी एक्स है तो इसका मतलब बच्चों कि अब एफ के लिए डोमेन जी एक्स हो गया। जी एक्स जो जो वैल्यू रिप्रोड्यूस करके देगा, एफ उस पर एक्ट करेगा और उसकी फाइनल वैल्यू बाहर आएगी। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ में आएगा। ये देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्स है, एक्स पहले आपका इनपुट बनेगा। एक्स क्या बनेगा, इनपुट। एक्स इनपुट बनेगा तो जी एक्स उस पर काम करेगा। जब जी एक्स उस पर काम करेगा एक्स पे, तो कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। ठीक, वो आउटपुट एफ एक्स का इनपुट बनेगा। वो आउटपुट क्या बनेगा, इस पूरे जी एक्स के लिए जो आउटपुट है जी एक्स, वो एफ का क्या बनेगा, इनपुट बनेगा। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए कोई क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज कर लो है, चलो 10x। ठीक है, और जी एक्स हो गया, चलो कुछ भी ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग पहले निकालेंगे एफ और जी ऑफ एक्स, पहले निकालते हैं। तो देखो बच्चों, एफ को ऐसे ही रहने दो, तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जी एक्स जो है, अगर जी एक्स जो है उसको आप लिख दीजिए, जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इसको आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, जी एक्स को लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब देखिए कि ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एज ए इनपुट बनेगा एफ फंक्शन के लिए। मतलब कि जब एफ एक्स था तो एक्स पे काम होता था, लेकिन अब एफ को मिल रहा है इनपुट एक्स स्क्वायर, तो जो एफ का बिहेवियर होगा वो एक्स स्क्वायर के साथ होगा। जैसे जब एफ एक्स, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जब हमको एफ एक्स मिलता था तो हम उस एक्स को क्या बना देते थे, टेन एक्स। जब हमको एफ एक्स मिलता था उसको हम बना देते टेन एक्स। अब हमको मिल रहा है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बताइए उसको हम लोग क्या बना देंगे, टेन ऑफ एक्स मिलता था, अब हम बना देंगे टेन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही होता है एफ ओ जी। एफ ओ जी भी इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ओ जी या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर, ये बात क्लियर हुई। अब देखिए कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे सपोज कर लीजिए कि, चलिए पहले हम लोग जी एफ एफ भी निकाल लेते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जी को एज इट इज रहने दो और एफ को काम करने दो। तो जब जब एफ एक्स पे काम करता है तो क्या बनता है, ये देखिए, जब जब एफ एक्स पे काम करता है तो क्या बनता है, टेन एक्स। तो एफ एक्स जब काम करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, टेन ऑफ एक्स। ये बात सुन भाई। अब जी एक्स के लिए इनपुट एक्स था तो एक्स स्क्वायर बनाता था, लेकिन जी के लिए इनपुट यहाँ क्या दे रहा है, टेन एक्स। ठीक है, तो जी एक्स क्या बिहेवियर करता था, एक्स को तुरंत स्क्वायर कर देता था। लेकिन अब जी के साथ विडंबना ये है कि इसको टेन एक्स मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको क्या कर देगा, टेन एक्स का होल स्क्वायर बना देगा। देखिए दोनों डिफरेंट है, टेन ऑफ एक्स स्क्वायर और टेन एक्स स्क्वायर। ये आपका एंगल का स्क्वायर फिर टेन लिया जा रहा है, और ये पूरा टेन एक्स एक वैल्यू उसकी स्क्वायर की जा रही है। तो ये होता है, अब ये देखिए ये हो जाता है जी ओ एफ या जी ऑफ एफ एक्स। अब इसको अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल से अगर याद करना है तो आप ऐसे समझो कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो जी एफ को आप अपना बड़ा भाई मान लीजिए, ठीक है, बिग ब्रदर, और जी जो है स्मॉल ब्रदर, यंग ब्रदर। तो घरों में भी तो यही होता है ना कि पहले छोटा भाई उस काम करता है, फिर जो रिजल्ट हो जाता है वो बड़ा भाई उसको काम करके दिखा देता है मम्मी को कि हाँ मैंने ये काम किया। बस उसी तरीके से जो अंदर वाला ब्रैकेट है वो आपका छोटा भाई है, पहले वो काम करेगा, फिर जो बड़े भाई है एफ एक्स उस पर काम करेगा। ठीक, अब इसका अगर मान लीजिए फ्लो आप देखना चाहो,
ऐसे भी समझ सकते हो। ये देखिए, ये देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जैसे आइलेट प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा था ना, पहले इन्वर्स करते हैं, फिर लॉगरिथमिक करते हैं, फिर अलजेब्रा करते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। इस तरीके से अगर हम फ्लो की बात करें तो फ्लो होगा बच्चों, पहले अंदर वाले ब्रैकेट से आप बाहर की तरफ जाएंगे। जैसे बहुत सारे फंक्शन कंपोजिशन है, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, तब आप क्या करोगे, तो फ्लो याद रखो कि पहले इनर ब्रैकेट पे, सबसे इनर वैल्यू पे काम होगा, मतलब पहले एक्स पे काम होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो बाहर वाले ब्रैकेट पे काम आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत है इसमें, ठीक है, और उसके ग्राफ को भी देख लेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर एफ एक्स बराबर हो गया, सपोज के लिए ई के पावर एक्स, और जी एक्स हो गया, कुछ भी रख लीजिए, चलिए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन रख लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट हम लोग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, और यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ जी में कुछ नहीं, एफ एज इट इज लिख दीजिए, जी के साथ जो बिहेवियर हुआ है, जी एक्स के साथ क्या बिहेवियर किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन रख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन। और एफ एक्स क्या बिहेवियर कर रहा है भाई, हम जब भी एक्स लेंगे उसको ई के पावर एक्स कर देंगे, लेकिन वो विडंबना है, एफ देख रहा है ओके, इस बार तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो करें कोई बात नहीं, मुझे जो रूल मालूम है वो मालूम है, एफ एक्स के साथ ई के पावर एक्स करना है, तो मैं इसके साथ भी क्या करूँगा, ई के पावर, चूंकि एक्स तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जी एफ एक्स में भी जी आप लिखिए और एफ एक्स को लिख डालिए, एफ एक्स हो गया ई के पावर एक्स। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जी एक्स के साथ क्या बिहेवियर कर रहा है, एक्स को स्क्वायर कर रहा है, वन जोड़ दे रहा है, ठीक है, हम इसको भी जोड़ देंगे, तो ई के पावर एक्स का स्क्वायर, और इसको वन जोड़ देंगे, वन आपका डिनोमिनेटर में। तो देखिए, ये दोनों आंसर में आपका डिफरेंस है, ये ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन आपका न्यूमिनेटर में है, और ये ई के पावर एक्स स्क्वायर उसमें प्लस वन क्वांटिटी जुड़ा है। देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्वेश्चन पहले ही मैंने टैग लगा दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग एक कंसेप्ट नया समझेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। ठीक है, मतलब अगर ए की बात कर रहे हैं तो ए से जस्ट पहले ए माइनस एच, ए से जस्ट राइट, वही बात करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग समझने के लिए समझेंगे, पहले उस कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछता है। ये कह रहा है फाइंड द ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप जानते हो। अब इसको जनरल क्वेश्चन दिया, ना कि कोई पॉइंट डिफाइन किया, ना कोई डोमेन डिफाइन किया, बस आपको जनरल बता देना है। तो इसके पहले हम लोग देखिए इसके ग्राफ को एक समझते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो कि ये आपका पॉइंट जीरो है, ये वन है, ये टू है। ठीक है, तो यहाँ पर जाके ये आपका अचीव नहीं होता है, फिर यहाँ पर ये जाके इंटीजर पे अचीव नहीं होता है, और सिमिलरली आपका जैसे थ्री है, तो यहाँ पर जाके आपका अचीव नहीं होता है। सिमिलरली आपका ग्राफ, ठीक है, यहाँ गया, फिर इसके बाद यहाँ चलता है। ठीक है, इस तरीके से चलता जाता है। तो अब हम लोग ग्राफ तो समझ गए, इसके कंसेप्ट को समझते हैं, जो हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट समझा है। क्या है कि मान लीजिए कि अगर ये पॉइंट है x बराबर a, तो a के जस्ट पॉइंट लेफ्ट में, जो कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो क्या करते हैं, a के जस्ट बगल में तो कौन सा पॉइंट होता है, a माइनस एच। ए में से जस्ट थोड़ा सा घटा दिए तो लेफ्ट पॉइंट हो गया, ए से जस्ट थोड़ा सा पॉइंट आगे कर देंगे तो a प्लस एच, जहां पर कि h टेंडिंग टू जीरो। ऐसे ऐसा नहीं कि h बराबर सेवन एट नाइन प्लस कर दिए या सेवन एट नाइन माइनस कर दिए, h बहुत ही छोटा, टेंडिंग टू जीरो मतलब जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत ही करीब है। ठीक है, तो हम लोग देखिए जब लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट या कोई भी लिमिट निकालने के लिए, जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आप क्या करोगे बच्चों, लेफ्ट हैंड है ना, तो जस्ट घटा दोगे, तो x को रिप्लेस कर दोगे, x बराबर a माइनस एच। ठीक है, ये लाइन याद रखना, x को मैंने क्या कर दिया, a से थोड़ा सा घटा दिया। ठीक, तो जब x बराबर a माइनस एच होगा, तो सर ठीक है, तो x सॉरी, तो h अगर टेंडिंग टू जीरो होगा तो x आपका a के टेंडिंग होगा कि नहीं, लेफ्ट साइड से। समझ में आ रही बात। तो अब देखिए हम इसको कैसे हम लोग इवेल्युएट करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ एफ एक्स।
तो ये क्या बन जाएगा, अब या तो x में रहेगा लिमिट या तो h में रहेगा, तो इसको हम लोग रीराइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा लिमिट, अभी टेंडिंग हम मैं नहीं लिख रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ एफ ऑफ जो x था उसको आपने a माइनस एच से रिप्लेस कर दिया। अब पूरी लिमिट आपकी x में नहीं है h में है, तो आप देखिए कि जब x a को टेंड करेगा, सीधी सी बात है, तो x माइनस ए कहाँ टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। h कहाँ टेंड करेगा, जीरो। बल्कि मैं इसको रीराइट कर दे रहा हूँ आपको रेड पेन से, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका h टेंडिंग टू जीरो। अब आप इस लिमिट को इवेल्युएट करोगे, समझ में बात, एग्जांपल देखेंगे ज्यादा क्लियर होगा। उसी तरह सिमिलरली राइट हैंड लिमिट की बात करें तो x को आप रिप्लेस कर दो a प्लस एच से। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट आपका बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये a एफ एक्स, तो सब कुछ आप h में लिख दो तो हो जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा लिमिट f ऑफ a प्लस एच और h टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लियर होगा। ये बात समझ में आई। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट जस्ट छोटा उससे माइनस कर दीजिए, और राइट हैंड है तो जस्ट छोटा उससे प्लस कर दीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये बात समझ में आई, अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए। अब हम लोग आते हैं भैया अपने क्वेश्चन पे। ठीक, अब देखिए थोड़ा मैं एग्जांपल देके बता दे रहा हूँ जो आपको क्लियर हो जाए। जैसे 7 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। 7.1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 7। ठीक है, जस्ट छोटा इंटीजर, ये आप समझ रहे हो। तो 7 में देखिए 7.1 कैसे बना, 7 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 7.1, यही मैं h बता रहा हूँ। ठीक है, ये छोटा सा h जोड़ दिया है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग दो केस ले लेते हैं, क्योंकि जनरल बात कर रहे हैं ना। केस 1, जबकि x आपका बिलोंग करेगा क्या, a। ठीक है, x आपका a होगा, सॉरी x बराबर क्या है, a है, x इज इक्वल टू a, और a बिलोंग कर रहा है आपके इंटीजर को। इंटीजर नॉन इंटीजर करके केस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिमिट निकालते हैं फटाफट, बिना देरी के लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट ऑफ, ये हो जाएगा x टेंडिंग टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड। ठीक है, क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, अब सब कुछ h में रहेगा, और x को किससे रिप्लेस कर दोगे, a माइनस एच से, तो ये बच्चा बन जाएगा a माइनस एच। ठीक है, a पे लिया थे पॉइंट, a से जस्ट छोटा खसका दिया। अब देखिए सीधी सी बात है कि जब आप a माइनस एच, जिसे मान लीजिए कि 7 है, 7 में से जस्ट पॉइंट वन माइनस कर लीजिए, 7 माइनस से पॉइंट वन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 6.9। 7 में से पॉइंट वन माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा 6.9। तो अब ये जो 6.9 है इसका वैल्यू निकालना है, 6.9, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो भैया हम लोग लेके चले थे 7, और लिमिट रखने पे आ रहा है 6। ये बात समझ में आ रही है। 7 लिया, 7 में से जस्ट एक छोटा सा घटा दिया -0.1, तो क्या होगा 6.9, और इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो आ गया आंसर 6, मतलब जो 7 था वो 6 बन गया। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर जनरल पॉइंट पे a में से जस्ट छोटा सा घटा दिया, ठीक है, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस 1। यही मैं बताना चाह रहा था, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ में आ रही बात ना, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। ठीक, छोटा सा माइनस करेंगे और नीचे हो जाएगा, और उसका जब इंटीजर लोगे तो a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और ये हो जाएगा x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस एच। अभी हमने बताया ना कंसेप्ट, राइट हैंड लिमिट के लिए h से आप जोड़ देंगे। अब देखिए कि 7 है, तो 7 में अगर 0.1 जोड़ दीजिए तो 7.1, 7.1 में और कुछ जोड़ दीजिए 7.2, 7.3, 7.4। जब आप ये देख रहा हूँ ना, राइट साइड में लिख रहा हूँ, अगर 7.1 का इंटीजर लोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो भी 7 आएगा। ठीक, तो 7 को हम लोग लेके चले थे, उसमें कुछ जोड़ के भी देख लिए, तो 7 और 7.1 का इंटीजर दोनों ही 7 आ रहा है। कहने का मतलब कि ये लिमिट फाइनल क्या आ जाएगी, a ही आएगी। ये बात समझ रहे हैं? ये एग्जांपल आपके रेफरेंस के लिए, मेन आपका कंसेप्ट ये वाला पार्ट है। ये तो आप रफ में आप करके देख लेना, संतुष्ट हो जाना।
ठीक, तो लेफ्ट हैंड भाई आपने निकाली तो वो आ गया a-1, और राइट हैंड निकाली तो वो आ गया a। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो सीधे सीधे हो गया कि जब जब इंटीजर होगा, और ग्राफ से भी आप जानते हो कि इंटीजर पे होल्ड रहता है, तो इससे आपने क्या बताया केस वन से कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। भाई दो की बात करते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं, एक नॉन इंटीजर ले लेते हैं। तो इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस, बात नहीं, कंटिन्यूअस एट ए बिलोंगिंग टू इंटीजर। या आप सिंपल लिख लीजिए कि x कंटिन्यूअस नहीं होगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के एकदम बराबर नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ। कहाँ नहीं कंटिन्यूअस हुआ? इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ। ठीक है, ये वर्किंग अगर आप नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। अब देखिए केस टू, तो x जो होगा वो क्या बिलोंग करेगा, x इज इक्वल टू a, और a बिलोंग टू क्या करेगा, r माइनस जेड, मतलब सारे नॉन इंटीजर। अभी तक इंटीजर की बात किया था, तो इंटीजर पे क्या हुआ, फ्लॉप हो गया, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉन इंटीजर की बात करेंगे, फटाफट लिमिट निकालेंगे। ये देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x टेंडिंग टू a ऑफ ये वाला फंक्शन, तो ये हो जाएगा लिमिट, x को रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड है तो a माइनस एच, और h टेंडिंग टू जीरो। फिर आप एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, 7 है, एक मिनट, आपका ये क्या है, अच्छा नॉन इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो नॉन इंटीजर है तो आप 7.1 ले लीजिए, मान लीजिए 7.2 ले लीजिए, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए। अब इसमें से आप कुछ भी घटाइए, 7.2 है तो इसमें से कुछ भी आप घटाइए, 7.2 का आंसर भी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7.2 का भी 222 का भी आंसर, सॉरी घटा रहे हो ना, 7.1 का भी आंसर आपका क्या आ जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे 7.2 आपने लिया, 7.23 लिया, इसमें से आप छोटा छोटा घटाते रहे, 0.1 तो इसका आंसर भी 7 ही आएगा। मतलब आपका क्या आंसर आ जाएगा, ए। समझ आ रही बात, क्लियर। अब देखिए राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू, ये देखिए ये लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड लिमिट है, पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो और a प्लस एच। अब देखिए इसके साथ क्या कहानी हो रहा है, 7.1 है, इसमें 0.1 आप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 7.2, 7.2 में फिर 0.1 जोड़ दीजिए तब भी आपका क्या हो जाएगा 7। तो दोनों का ही आंसर क्या हो जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। इंटीजर के लिए डिसकंटिन्यूअस और नॉन इंटीजर के लिए कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल या लिबनिट्ज रूल भी कहते हैं। बहुत से लोग थोड़े फैंसी होते हैं तो लिबनिट्ज रूल बताते हैं, अपने को बहुत स्टैंडर्ड बनते हैं, जोक्स अपार्ट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इसमें दो फंक्शन है मेरे पास, यू वी, यू एक फंक्शन है, किसी का भी हो सकता है एक्स का वाई का, और वी एक फंक्शन है, दोनों का देखो प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो अगर मैं इनका डेरिवेटिव निकालूं, डेरिवेटिव इन्वर्टेड कॉमा से है, तो ये सिंपली हो जाएगा u प्राइम v प्लस u v प्राइम। टेक्निक टू रिमेंबर, कैसे याद करोगे भाई। अब देखो डिफरेंशिएशन मतलब मान लो कि पनिशमेंट एक तरह का, ठीक है नहीं पनिशमेंट, एक तरह का पनिशमेंट। तो दोनों भाई हैं यू वी, इन दोनों को पनिशमेंट मिला। तो पहले क्या हुआ, यू वो बोला भाई हमको पनिशमेंट मिल गया, वी बोला चलो मैं तो बच गया। अगली बार देखो यू बच गया, वी को पनिशमेंट मिल गया। ये याद करने का तरीका है, वैसे आप क्वेश्चन करते करते समझ जाओ। ठीक है, तो यू प्राइम वी प्लस यू वी प्राइम। जैसे सपोज कर लीजिए कि कुछ भी रख लीजिए, जैसे मान लीजिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर एफ एक्स। ठीक, तो किसी एक को पहले मान लो, चलो मैं साइन एक्स को मान लेता हूँ, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो कॉस एक्स, और पहले से कॉस एक्स पड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर साइन एक्स की वैल्यू दी जा चुकी है, मतलब डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होगी, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स, ठीक है, और एक साइन एक्स पहले से पड़ा हुआ है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन। ठीक है, पहले साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया cos 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 स्क्वायर एक्स, और फिर साइन को छोड़ दिया मैंने, cos को डिफरेंशिएट किया माइनस माइनस साइन एक्स। ये था प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम लोग फटाफट आ जाते हैं क्वोशिएंट रूल पे।
ठीक है, ये सब और क्वेश्चंस मैं करूंगा तो क्लियर होगा। अभी एग्जांपल वगैरह बता रहा हूं मैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल नाम से ही लग रहा है कि जब आपका डिवाइड हो फंक्शन, ठीक है, तो मान लीजिए u बाई वी है, u बाई वी, तो इसको पहले मैं लिख देता हूं, फिर हिडन टेक्निक बताता हूं कैसे रिमेम्बर करना है। ठीक है, तो ये पहले आप लाइन खींच लो, नीचे लिखो वी स्क्वायर, काम खत्म। इसमें भी बली आदान प्रदान की जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा, उसमें किसी भी रैंडम रैंडम में बली दे सकते हो या डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसमें पहले न्यूमरेटर की बली दी जाएगी, मतलब u प्राइम, प्राइम बोलते हैं डिफरेंशिएशन को, v माइनस, यहाँ माइनस रहेगा, u प्राइम हो चुका है तो u v प्राइम। ठीक है, समझ में आई बात। पहले नीचे वी स्क्वायर लिख लोगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर क्या करोगे कि पहले जो न्यूमरेटर उसकी बली दी जाएगी, मतलब डिफरेंशिएशन होगा इनटू बी, माइनस, माइनस ही रखना है यार क्वेश्चन में, और उसके बाद यू बी प्राइम। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एफ एक्स बराबर टेन एक्स, टेन एक्स, मान लीजिए कि मुझे ये आया, तो मैं इसको टेन एक्स का जो जानता हूँ वो भी कर सकता हूँ, और सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, आंसर मुझे मालूम है, और इसको मैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख लेता हूँ, और यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगा देता हूँ। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा, एफ प्राइम एक्स, एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, पहले मैंने क्या किया, न्यूमरेटर की बलि दी जाएगी, तो न्यूमरेटर क्या है बच्चों, साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर की बलि दी गई, और हो गया कॉस एक्स, और v को ऐसे ही लिख देंगे, v मतलब cos x इनटू cos x, ओके भाई, माइनस u को छोड़ देंगे, मतलब कि sin x को छोड़ देंगे, ओके, और v की वैल्यू दे देंगे, v मतलब कि बच्चों क्या हुआ, cos x, cos x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस sin x, एक माइनस पहले से पड़ा हुआ है, इन दोनों को बता देगा आपका क्या, sin स्क्वायर x। ठीक, और नीचे तो v स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x। तो बच्चों ध्यान से देखो कि ऊपर एक आइडेंटिटी दिख रही है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वो वन हो जाएगा, और अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और बच्चों ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक, आपको मालूम था कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स है, अब आपको यू नो नीड टू रिमेंबर दिस, आप क्वेश्चन रूल लगा सकते हो, कभी भूले तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। प्रोडक्ट रूल हो गया, अलजेब्रा हो गया, और आपका क्वेश्चन रूल हो गया। ठीक है, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करेंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेन क्या आने वाला है, चेन रूल। बाप रे बाप, बच्चों को बहुत डर लगता है, क्यों डर लगता है मुझे नहीं मालूम, आज के बाद डर नहीं लगेगा। चेन रूल, देखिए चेन रूल का मतलब ये चेन है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक कड़ी, मतलब कि जो आपको फंक्शन मिलता था वो कंपोजिट ऑफ फंक्शन मिलेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये क्या दो फंक्शन को मिला के है। ठीक है, ये पुरानी वीडियो मैंने अभी बताया है कैसे हम निकालेंगे, या एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक, तो जैसे एग्जांपल हुआ कि एफ एक्स मान लीजिए हो गया साइन एक्स, और जी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ जी बता दो बच्चों फटाफट, क्या हो जाएगा, देखिए एफ का मतलब तो साइन एक्स, तो साइन, ठीक है, लेकिन अंदर x नहीं है, जी एक्स है, तो जी एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर, तो ये एफ ओ जी मिल गया हमको, एफ ओ जी फॉर्म। ठीक है, या जी एफ भी निकाल सकते हो, ये मतलब है कॉम्पोजिट फंक्शन की। क्लियर बच्चों, एफ जी समझ में आ गया ना, एफ जी, एफ का मतलब साइन एक्स, तो वो जो ट्रीटमेंट है साइन के साथ करेगा, लेकिन अंदर वो एक्स के साथ एक्स की, या जी एक्स के साथ जी एक्स का ट्रीटमेंट करेगा, और जी एक्स है बच्चों एक्स का। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं चेन रूल में। चेन रूल में ये बच्चों यही होता है कि या तो आप उसको टी वगैरह पुट कर लो जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, साइन एक्स स्क्वायर, साइन क्वेश्चन है ये, साइन एक्स स्क्वायर, तो आप ये भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स बराबर, तो ये डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये अगर चेन रूल का क्या मतलब होता है, ये आप देखिए, ये मान लीजिए कि मैं y मान लूँ, तो मुझे निकालना है बच्चों क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी टी, और डी टी बाई डी एक्स, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, और टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी समझने से अच्छा मैं एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ, ये तो न्यूमेरिकल ऐसे किताबों में दिया है, जैसे मान लीजिए कि साइन एक्स स्क्वायर, एकदम हिडन टेक्निक है, इसका मुझे निकालना है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव,
तो बच्चों क्या करेंगे, देखो पहले जो आप जानते हो वो लिख लो। आप साइन एक्स का जानते हो, अब मत करना नहीं जानते, साइन एक्स का जानते हो, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस। अभी लिखना मत एक्स, साइन का लिख लिया, कॉस केवल कॉस लिख के रुके रहो, रुक गए, ठीक। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, क्या था, कॉस एक्स। तो साइन एक्स स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होगा, कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन बट दिस एक्स स्क्वायर इज नॉट सेम एज एक्स। अगर साइन एक्स होता तो सिंपल मैं लिख देता क्या, कॉस एक्स। लेकिन साइन एक्स की जगह बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर या एनीथिंग, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो जानता हूं वो लिखूंगा। साइन एक्स स्क्वायर है तो कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया, और चूंकि जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर बैठा है ये एक्स नहीं है, तो एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। दिस विल बी माय फाइनल आंसर। समझ में आया, नहीं समझ में आया, मैं जानता हूं नहीं समझ में आया, एक आध क्वेश्चन और देखो तो समझ में आएगा। कि पी क्वेश्चन क्या है, पहले आप बाहर से चलो, बाहर से चले, पहले जो आप जानते हो वो लिख दो, जो है लिख दो, फिर जो अंदर पड़ा हुआ उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, और अंदर पड़ा उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, बस यही करना है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, लो भाई आ गया। तो क्या तुम जानते हो बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो मुझे तो जो मालूम है मैं वही लिखूंगा, जो बच्चे कहते हैं ना एग्जाम में मुझे यही मालूम है मैं यही लिखूंगा, बोर्ड के पेपर्स में ऐसे मत करना फिलहाल। तो साइन एक्स, साइन रूट एक्स का क्या हो गया बच्चों, कॉस रूट एक्स, ठीक, जो जानते थे। लेकिन अगर साइन एक्स होता तो मैं cos x लिखता, लेकिन ये साइन रूट एक्स है, x की जगह रूट एक्स है, तो मैं रूट एक्स एक बाहरी प्राणी है उसको भी डिफरेंशिएट कर दूंगा। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों मालूम है तो मालूम है, और नहीं तो आपको मालूम है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। नहीं बिलीव होता है, मुझे जानता हूँ मैं, आप मुझ पर बिलीव नहीं करते हो। ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन 1/2, एक्स टू द पावर 1/2 माइनस वन इज इक्वल टू 1/2, एक्स की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और अंडर रूट एक्स। देखो वही चीज आया, लेकिन बिलीव नहीं करते हो ना। खैर कोई बात नहीं, जोक सपाट बिलीव करते हो, मैं जानता हूँ मेरे अच्छे बच्चों। देखिए बच्चों, जो आज तक आप लोगों ने समझा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब कि एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मतलब पूर्णतः हर तरीके से वो पूरा x में ही फंक्शन रहेगा। मतलब लेफ्ट साइड आपका y में रहेगा, और राइट साइड सपोज कर लिया x क्यूब होगा प्लस साइन x हुआ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं। इम्प्लिसिट मतलब कि जो आपके वेरिएबल्स हैं कुछ आप उसको अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, सब कुछ x में भी रहेगा y में भी रहेगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये है x प्लस साइन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू पाई। सपोज कर लीजिए ये वाला हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये बच्चों देखिए क्या इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट मतलब कि आप देखिए क्या x और y को अलग अलग कर सकते हैं, x को लेफ्ट हैंड साइड में, y को राइट हैंड साइड में, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वाले केस में देखिए y एज अ फंक्शन ऑफ x है, मतलब y को हम लेफ्ट हैंड साइड रख लिए और x को अलग रख लिए, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, डेरिवेटिव इजी होता है, क्योंकि y प्राइम आप निकाल लोगे और सब कुछ x में रहेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सब कुछ x और y में है, तो आपको क्या कंसिडर करना होगा, क्या क्या टेक्निक यूज करना होगा, वो हम लोग आइए समझते हैं। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में y है वेरिएबल, और आप किसी भी तरीके से y, क्योंकि y भी दिया हुआ साइन y भी दिया हुआ, तो ऐसा नहीं कर सकते कि y को सेपरेट कर ले और x को सेपरेट कर ले। तो इसके देखिए हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं हम लोग सीधे डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट। फिर हम लोग टेक्निक समझेंगे क्या। तो y का मान लीजिए y प्राइम हो गया या dy बाई डी एक्स लिख लिए, प्लस देखिए साइन y में आपका चूंकि x में वेरिएबल नहीं है, हम लोग y कर रहे हैं देखिए विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेन रूल हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन लगाया है, तो ये साइन y का क्या हो जाएगा बच्चों, cos y, ठीक है, और y प्राइम, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए। और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, y प्राइम मान लीजिए कॉमन लेते हैं, तो y प्राइम मान लीजिए हम लोग यहाँ कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए y प्राइम हम लोगों ने कॉमन लिया, देखिए मैं रेड पेन से कर दे रहा हूँ। तो y प्राइम बच्चों क्या देखो होने वाला है, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई, ठीक है। तो y प्राइम देख लिया आपका
ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई आपका इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। अब देखिए ये तो आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट देने वाली बात है वो ये है बच्चों कि ये आंसर आप लिख के छोड़ नहीं सकते, क्योंकि देखिए यहां पर अगर डिनोमिनेटर मतलब 1 प्लस कॉस वाई 1 प्लस कॉस वाई अगर जीरो हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आंसर लिख के आप नहीं आओगे, आपको प्रीरिक्विजिट बताना पड़ेगा कि 1 प्लस कॉस वाई क्या हो, जीरो न हो, ठीक है, जीरो न हो। क्योंकि उसी केस में क्या हो जाएगा, y प्राइम आपका समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो हो जाएगा, मतलब इंफिनिटी अप्रोच करने पड़ेगा, मतलब कि नॉट डिफाइंड होगा। तो देखिए 1 प्लस कॉस वाई जीरो ना हो, ठीक है, जीरो ना हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, cos y को -1 ना हो। तो cos y -1 कब होता है, जैसे cos 180 आपका -1 हो गया, फिर एक साइकिल रिपीट कर दोगे, फिर एक साइकिल रिपीट कर दो, हर समय क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो 1 प्लस कॉस वाई है उसकी जनरल वैल्यू, जैसे कई साइकिल होगा ना, एक 180 पे होगा, फिर 360 पे होगा, ऐसे करते करते आप एन, आपने 11th पढ़ा होगा, जनरल वैल्यू निकालना है। तो जनरल वैल्यू देखिए क्या है, 2n+1 पाई। बताइए इस बात से सहमत है कि नहीं, क्यों, देखिए n की वैल्यू जीरो रखिए आप, तो क्या हो जाएगा पाई, पाई पे क्या हो जाएगा -1, तो -1 और 1 क्या हो जाएगा, जीरो, नॉट डिफाइंड। क्योंकि जहां पर भी एंगल ये हुआ आपका डिनोमिनेटर जीरो होगा और नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर। तो देखिए इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका मान लीजिए ग्राफ इस तरीके से होता है साइन एक्स, ठीक है, तो ये आपकी एक वैल्यू है साइन एक्स की वैल्यू। लेकिन अगर हम इस केस में केवल x को कंसीडर करें तो x आपका क्या बताइए, x बच्चों होता है एंगल या थीटा जो आप कहते हैं, ठीक है। तो जब हम थीटा की वाइज बात करने लगे तो वहां पर आप मतलब वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं। तो उस केस में जो एंगल हम निकालने का प्रोसेस करते हैं तो वो हो जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो sin x है, tan x है, लेकिन इनवर्स मतलब sin इनवर्स x, tan इनवर्स x, इस तरीके से, मतलब कुल मिला के हम लोग एंगल की बात करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जब हम लोग ये सब कर लेते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि आपका, देखिए इसमें लास्ट में आपको आंसर लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट आना चाहिए, ठीक है। इनवर्स तो आप निकाल लोगे, डेरिवेटिव भी निकाल लोगे, चेन रूल भी लगा दोगे, लेकिन जो लास्ट का आंसर है ना, कहाँ पे वैलिड है कहाँ नहीं वैलिड है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि x इज इक्वल टू साइन वाई है, तो अब आप क्या करो बच्चों कि इसको साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई में लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। मान लीजिए किसी बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है तो x इज इक्वल टू साइन वाई, साइन वाई, ठीक है। तो दोनों तरफ आप क्या ले लो, साइन इनवर्स ले लो, मतलब साइन इनवर्स जैसे आप लेते हो ना, दोनों तरफ दो मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लोग एक अलजेब्रिक फंक्शन यूज करते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ y, ठीक है। ये बार बार मैं स्टेप नहीं बताऊंगा, एक बार बताऊंगा। तो साइन इनवर्स x, ये नथिंग है क्या बच्चों, एक एंगल है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ y, ये आपका y हो जाएगा, और यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, ये हर स्टेप में नहीं लिखूंगा, तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं x इज इक्वल टू साइन ऑफ y, ठीक है। ये स्टेप मैंने क्यों बताया, आपको इनवर्स बताने के लिए। तो मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू साइन y, ठीक है। तो अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर आप क्या लगाओगे, चेन रूल, तो साइन y का क्या हो जाएगा बच्चों, cos y, और y प्राइम, चूंकि x नहीं था, तो y प्राइम देखिए क्या आने वाला है, इज इक्वल टू 1 बाई cos ऑफ y, ठीक है। y प्राइम क्या आने वाला है, 1 ऑफ या dy बाई dx क्या आने वाला है, 1 बाई cos y। अब देखिए cos y जहां जहां जीरो होगा, जहां जहां जीरो होगा वहां वहां फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो यहां पे देखिए y प्राइम इज इक्वल टू 1 बाई कॉस वाई है, ठीक है, यहां हम लोग समझते हैं, तो cos y कुल मिला के जीरो नहीं होना चाहिए, ये हम लोग समझे थे। अब देखिए क्या मैं y प्राइम को ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 बाई कॉस y, देखिए यहां से निकालेंगे तो 1 बाई कॉस ऑफ
साइन इनवर्स एक्स। अब माइंड इट, कॉस के अंदर जो बैठा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, कॉस के अंदर जो बैठा है साइन इनवर्स एक्स, वो क्या है बच्चों? वो आपका एंगल है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल, ये एंगल है। तो साइन इनवर्स एक्स, अगर कॉस थीटा जीरो हो जाता है, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कॉस थीटा जीरो कब होगा? जब साइन इनवर्स एक्स मतलब एंगल पाई बाय टू हो, माइनस पाई बाय टू हो। तो साइन इनवर्स एक्स को नहीं होना है क्या? माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू। समझ में आ रही बात? मतलब x को क्या नहीं होना है? x को क्या नहीं होना है? x को माइनस वन और वन नहीं होना है। ये सब बात समझ में आ रही है ना? देखिए ये क्या है, x एक वैल्यू है, ये एंगल है। मैंने बोला अभी साइन इनवर्स एक एंगल है। यही इंपॉर्टेंट लाइन है। आप लिख तो दोगे फटाक से, लेकिन आपको बताने आना चाहिए कि लास्ट में क्या है, उसकी वैल्यू कहाँ वो डिफाइंड है, कहाँ वो डिफाइंड नहीं है। तो x माइनस वन और वन ना हो, बाकी कुछ भी हो भैया, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x बिलोंग टू माइनस वन कॉमा वन। अब इसका मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है माइनस वन से लेके वन के बीच में, मान लीजिए कि माइनस वन ये है और ये वन है, इसके बीच में ऑल वैल्यूज, सारे वैल्यूज, माइनस वन से वन के बीच में सारे वैल्यूज। लेकिन चूंकि पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, ये कर्व ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, तो ये कह रहा है कि माइनस वन और वन कवर नहीं होगा। तो चलिए, x इज इक्वल टू साइन वन, ठीक है। तो आइडेंटिटी लगाते हैं। क्या आइडेंटिटी है आपकी? साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज वन। तो वहां पर हम x इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। तो cos y को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब बोलो नहीं लिख सकता हूँ? आप सेटिस्फाइड हो तो मैं लिख देता हूँ अंडर रूट वन माइनस एक्स, क्या है? साइन स्क्वायर वाई। बोलिए ये तो है, इस पे सेटिस्फाइड हो? क्यों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं। तो y प्राइम देखिए क्या आने वाला है, ये हो जाएगा वन बाई कॉस वाई, क्या हो जाएगा? अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए डिनोमिनेटर आपका जीरो जहां हुआ वहां डिफाइंड नहीं होगा, तो देखिए क्या मैं ये लिख सकता हूं, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू क्या? जीरो, ठीक है। देखिए एग्जामिनेशन, ये बुक, सॉरी बुक में फटाक से बता देता, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, वन माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब तो सेटिस्फाइड हो? नहीं सेटिस्फाइड, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू वन, अब तो सेटिस्फाइड हो? या एक्स विच इंप्लॉइज दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वन और वन। हम लोग लेके आ गए हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से ग्राफ से। देखो बेसिकली ग्राफ से डोमेन, रेंज और उसके नेचर को समझा जा सकता है। तो एक्सपोनेंशियल को अलग समझेंगे ग्राफिकल वाइज, लॉगरिथमिक को कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। देखिए बच्चों, एक्सपोनेंशियल, देखिए कोई भी आप फंक्शन को समझिए, पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू सपोज करिए x टू द पावर n, ठीक है। इसमें क्या है कि n आपकी डिग्री कहलाती है। इसमें जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखते हो आपको एक y मिलता जाता है। लेकिन जब हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं ऐसा कि जब मान लीजिए कि ये जो n की वैल्यू है, इसको हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज को ले देखिए, 1 2 3, ठीक है। इसको हम जब बढ़ाते जाएंगे तो जो x की पावर जो वैल्यू आएगी वो बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है भाई। एक तो होता है कांस्टेंट ग्रोथ, एक होता है लीनियर ग्रोथ, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बहुत तेजी से मतलब बहुत फास्ट ग्रोथ रेट रहेगा। अब ये फास्ट ग्रोथ कैसा है हम लोग समझते हैं। देखिए आप यहां ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को ये देखिए, जब इसमें आप वैल्यू रखेंगे कुछ वैल्यू आएगी, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 और y इज इक्वल टू एक्स पावर 6। इन तीनों में क्या डिफरेंस रख रहा है? जैसे जैसे हम लोग वैल्यू रख रहे हैं, आप देखे होंगे कि ये ग्राफ y एक्सिस की तरफ स्टीपर होता जाएगा। स्टीपर का मतलब वैल्यू बढ़ती जाएगी। फॉर द सेम वैल्यूज जो x आप इनपुट दे रहे हो, उसके लिए ग्राफ स्टीपर होता चला है y एक्सिस की तरफ। मतलब कि ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए हम लोग उसको एक्सपोनेंशियल स्पेशल नाम दिया
ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन को कि हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। फास्ट ग्रोथ रेट, जैसे फॉर लाइव एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि कोई बच्चा है वो क्लास 5th में आया, सपोज कर लिए 38 रैंक, ठीक है, फिर 6th में आया 37 रैंक, फिर 36, ये आपका नॉर्मल रेट कहलाएगा। लेकिन कोई बच्चा अगर आया पहले में 35 आया, दूसरे में आ गया 10 और तीसरे में आ गया मान लीजिए सेकेंड, तो ये डिफरेंस जो आप देखिए वो बहुत तेजी से हो रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। प्रॉपर्टी समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो सपोज x की वैल्यू हम 2 रखते हैं, ठीक है, और n की वैल्यू 1 2 3 रखते हैं, तो आप देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8। देखिए अब ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ रेट हो रहा है। 2 के बाद 3 3 के बाद 4 नहीं आ रहा, 2 के बाद सीधे जंप करके 4 4 के बाद 8 और 2 की पावर 4 16, ठीक है। तो ये बहुत तेजी से जंप कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या समझा, समरी, n आपका डिग्री है, जितना ज़्यादा डिग्री रहेगा उतना ज़्यादा ग्रोथ रेट रहेगा, उतना ज़्यादा फंक्शन तेजी से बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ग्राफ आपका वाई एक्सेस पे स्टीपर करेगा, ठीक है, झुकेगा। ठीक, अब ये देखिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं इसके थोड़े से प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, फटाफट समझ लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टीज़ में क्या, बेसिकली आपका डोमेन रेंज की बात है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं डोमेन। देखो बच्चों, डोमेन आपको क्लियर दिख रहा होगा, ग्राफ से ही मैंने बताया कि ग्राफ से इंटरप्रेट किया करो। डोमेन देखिए, आपकी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है। मान लीजिए कि एक जनरल अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एक जनरल ग्राफ, ये हो गया बच्चों y इज इक्वल टू ए के पावर x का ग्राफ, y इज इक्वल टू ए के पावर x का ग्राफ। तो आप देखो जो वैल्यूज है वो x एक्सिस के लॉन्ग, मैंने पुरानी वीडियोस में बताया था कि जो डोमेन होते हैं वो x एक्सिस पे जो वैल्यू लेते हैं। तो डोमेन आप क्लियरली देख सकते हो कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्लियर। दूसरा, अगर हम लोग बात करें रेंज की, तो रेंज आप देखो कि कोई भी नेगेटिव वैल्यूज हम लोगों को असाइन नहीं हो रही है, जो भी वैल्यू मिल रही है हम लोग को वाई एक्सिस में ऊपर के साइड मिल रही है, ठीक है, कोई भी वैल्यू है वो मिल रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, या आर प्लस से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक बच्चों, ठीक है। अगर हम लोग इसमें a की वैल्यू अगर 10 कर दें, a की वैल्यू 10 कर दें, तो y इज इक्वल टू 10 के पावर x, ये आपका कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग a की वैल्यू को e रखते हैं, ठीक है, a की वैल्यू को क्या रखते हैं, e रखते हैं, a की वैल्यू को e, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e के पावर x। तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए इसमें हम लोग समझते हैं, ये तो देखिए लॉग का फंक्शन है, जो ये रेड कर्व आपका दिख रहा है वो लॉग वाला फंक्शन है। ये तीनों को मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पर हम लोगों को रिलेट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक को। तो लॉगरिथमिक फंक्शन आप देख सकते हो, ये जो रेड कर्व है, ये जो आपका है, आप ये देखिए, ये नेगेटिव वैल्यूज को लेते हुए यहाँ पर 1,0 हुआ, ठीक, 1,0 क्यों, x को 1 रखो तो log 1 0 होता है इसलिए, और ये बढ़ता गया, एक्सपोनेंशियल की तरह ग्रोथ नहीं है, तो लेकिन अपना ग्रोथ कर रहा है। अब ये देखिए y इज इक्वल टू ई के पावर x। अच्छा हाँ, एक बच्चों और मैं बात बताना भूल गया कि x की वैल्यू बढ़ाते ही जाओगे तब तो स्टीपर होता जाएगा, और x की वैल्यू जब कम करते जाओगे तो मतलब कि आप नेगेटिव वैल्यूज देते जाओगे, तो वो जो आपका कर्व है देखिए, ये आपको अप्रोच कर रहा है x एक्सिस की तरफ। ये कभी टच नहीं करेगा, कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन ये आपका x एक्सिस की तरफ झुका हुआ है, ठीक। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक ग्राउंड रूल समझिए कि आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका इनवर्स होता है, ठीक है, जो इनवर्स फंक्शन मैंने पढ़ा है, तो इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉग को निकाला कैसे जाए, पहले हम लोग इसे ग्राफ को समझते हैं। अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन आपके सारे वैल्यूज को ले रहा है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव सारे पॉजिटिव वैल्यूज को ले रहा है, मतलब नेगेटिव नंबर का आप लॉग नहीं निकाल सकते हो। लेकिन जब रेंज की बात करेंगे, रेंज वाई एक्सिस पे देखा जाए तो देखिए ये पूरा आपका -y से +y तक जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये रेंज हो गया। और डोमेन देखिए, केवल आपका
ये पार्ट ले रहा है, मतलब आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहा है। तो यहीं से डोमेन रेंज की हम लोग बात कर लेते हैं। ये समझ में आ रहा है ना? जो डोमेन होता है बच्चों, वो आपका एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, रेंज वाई एक्सिस को। तो प्रॉपर्टीज की अगर बात कर ले तो पहला भाई डोमेन, डोमेन तो ये हो गया भैया कि हम लोग नेगेटिव वैल्यूज को नहीं लेंगे, तो सीधा हो गया आर पॉजिटिव, मतलब कि सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज क्या है? रेंज आपका पूरा है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर। इसके बाद जनरल हम लोग अगर समझ लेते कि भाई लॉग अगर दिया है तो कैसे निकाला जाए। कैसे आपने कह दिया कि ये एक क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। तो देखिए अगर y इज इक्वल टू ए के पावर x है तो हम लोग log y इज इक्वल टू यहां पर x लिख देंगे टू द बेस a, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू ए के पावर x है तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी log y टू द बेस a, जहां पर a कहलाता है बेस, ठीक है। तो बेस अगर अगर a बराबर 10 हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। लेकिन अगर बेस आपका e हो गया, का हो गया नेचुरल लॉगरिथमिक, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग देखें कि इनवर्स होता है। ग्राफिकल वाइज भी आप देख सकते हो, यहां तो आप समझ गए, मैथमेटिकली मैंने बता दिया कि कैसे आप इनवर्स लोगे और लॉगरिथमिक लोगे, ठीक है। बेस ये हो जाएगा। ग्राफिकल वाइज भी देखो कि y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, जो ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, इसके अबाउट मिरर रिफ्लेक्शन, अगर इस पे एक मिरर रख दिया जाए, ये भावनाओं को समझिए, ये अगर एक मिरर है, प्लेन मिरर, तो आप देखिए जो एक्सपोनेंशियल का जो मिरर रिफ्लेक्शन आपका लॉगरिथमिक का हो जाएगा। तो बच्चों आज हम लेके आ गए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो फंक्शन y इज इक्वल टू समथिंग टू द पावर होता है उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू यू की पावर v, जहां पर u और v दोनों फंक्शन ऑफ x हैं, तो हम लोग उस केस में y प्राइम या dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले जैसे देखिए आपके ऊपर कोई लोड हो तो पहले क्या करते हो आप, पहले लोड को इजी करते हो, तब तो वो काम कर पाओगे। तो आप देखा जाए तो y इज इक्वल टू यू के पावर v पे भी क्या एक बोझ है, क्या है, v का बोझ है। अगर इस बोझ को हम कम कर दें तो हम लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा डिफरेंशिएशन करना। अब वो कैसे कम करेंगे, हम लोग जानते हैं, क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग ले लेंगे तो अपने आप पावर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग ले लेते हैं लॉग दोनों साइड्स, तो लॉग y इज इक्वल टू v लॉग ऑफ u, ठीक है, प्रोवाइडेड कि सब फंक्शन ऑफ x है। अब हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो log y का क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई। अब चूंकि x नहीं था, अब ये बार बार नहीं, पुराने वीडियोस में मैंने बहुत बताया भर भर के आपका चेन रूल। तो जो फंक्शन ऑफ x नहीं है तो उसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो पहले v को डिफरेंशिएट कर दे, v प्राइम लॉग ऑफ u, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, प्लस इस बार लॉग u को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई यू, ठीक है, और इनटू v, क्लियर, क्योंकि u आपका x का फंक्शन है, यहां पर चेन रूल नहीं लगेगा। तो dy बाई डी एक्स या y प्राइम बच्चों क्या आने वाला है, v प्राइम लॉग u। क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और प्लस v बाई यू, ठीक है, और y को मैंने वहां भेज दिया तो ये हो जाएगा y। तो y प्राइम कुल मिला के ये हो जाएगा, ठीक। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन y इज इक्वल टू ए के पावर x, एक्सपोनेंशियल का एक क्वेश्चन है, यहाँ भी देखिए x पावर में है। तो हम लोग क्या करते हैं, वही सेम काम, log y ले लेते हैं, log y इज इक्वल टू x log ऑफ a, ठीक है, log a तो कांस्टेंट है। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 1 बाई वाई, और डी वाई बाई डी एक्स लिख लीजिए या y प्राइम लिख लीजिए, चलिए डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं, इज इक्वल टू x को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1 हो जाएगा log a, ठीक है, प्लस अगली बार कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो dy बाई डी एक्स, मैं इसको बच्चों y प्राइम ही लिखता हूँ, इजी रहेगा लिखने में। तो y प्राइम क्या हो जाएगा, y उधर चल जाएगा, y log ऑफ a, ठीक है, y log ऑफ a। तो y प्राइम क्या हो जाएगा, y की वैल्यू रख दीजिए, y क्या था, a के पावर x
log of a. That will be your answer. पैरामीट्रिक फॉर्म आज हम लोग ये समझते हैं। देखिए अभी तक जितने भी फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ा है वो एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट था। जैसे y है तो वो x पे डिपेंडेंट था, तो उसको हम लोग एक्सप्लिसिट क्या कर लेते थे, डिफरेंशिएशन निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन अगर y है वो आपका मान लीजिए किसी वेरिएबल a पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, और x है वो भी किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां पर आप क्वेश्चन आता है कि dy बाई dx कैसे निकालें, क्योंकि जब भी आप dy बाई dx निकालोगे तो चेन रूल से आपको पूरा रेजोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। उस केस में जो आपकी ये a होता है, ये वेरिएबल, इसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर्स। एक्चुअली क्या होता है, देखिए जितने भी पुराने फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ा है उसमें आइदर एक्सप्लिसिट होता है, y पूरा पूरा x फॉर्म में होता है, या इम्प्लिसिट होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि आपका a एज अ पैरामीटर सर्व करता है, dy बाई dx आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो आप यहां पर पैरामीटर के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक। इसको आप कॉमन भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि जैसे y और x में रिलेशनशिप प्रोवाइड करने के लिए जिससे कि हम डिफरेंशिएशन कर सकें, उस वेरिएबल को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। क्लियर। जैसे आप प्रैक्टिकल यूज में देखिए कि वाई एक्स मान लीजिए कि दो भाई हैं या दो दोस्त हैं जो एकदम बात नहीं करना चाहते, कोई रिलेशनशिप नहीं, लेकिन जो ये ए बंदा है, ए आपका ये पैरामीटर है, ये आपका क्या करेगा, बीच में समझौता करेगा, भाई तुम वाई और एक्स आप लोग रिलेशनशिप बना लो ताकि डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल सकें। मतलब एक तरह का मराठी में बोले तो मंडीवली करता है, ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो ये हम लोग कहते हैं इसको पैरामीटर। अब इसको टेक्निक क्या है, dy बाई dx निकालेंगे कैसे, तो देखो बच्चों क्या होता है, देखा जाए तो हम लोग सिंपल बुक्स में लिखा रहता है, लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग आप समझिए कि dy बाई dx जो होता है इसमें सिंपल लिख देता है कि dy बाई da निकाल लीजिए आप, और dx बाई da निकाल लीजिए, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड क्या, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, dx बाई da नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें आप क्या लगा रहे हो, चेन रूल ही लगा रहे हो, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा क्लियर होगा। तो इसमें आप क्या करोगे, dy बाई dx निकालने के लिए ये फॉर्म, फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। पैरामीटर बात समझ में आई, पैरामीटर जो कि दोनों फंक्शन में एक कॉमन वेरिएबल है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज कर लो x बराबर है, कुछ भी रख लो, a cos थीटा, ठीक है, और y बराबर है a sin थीटा, ठीक। तो यहां पर देखो थीटा, या जो भी थीटा है आपका ये पैरामीटर है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, अलग अलग हम लोग निकालेंगे, तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा ये हो जाएगा माइनस a sin थीटा, क्लियर। और dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई डी थीटा ये हो जाएगा a cos थीटा। अब देखो यहां पर चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो ध्यान देने वाली बात है, यहां पर डी थीटा इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है ना। अगर एक्स वगैरह में करते तो चेन रूल लगाते, अब यहाँ तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हम मान लीजिए कि dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं, dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा, ठीक है, अपॉन dx बाई डी थीटा। देखिए अपॉन लिखते हैं एज डी बाई डी थीटा एज ऑपरेटर है, लेकिन बच्चे इसको लिखते हैं अपॉन करके और कैंसिल कर देंगे, ऐसा सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ऑपरेटर है, जैसे एंड प्लस माइनस ये ऑपरेटर होता है ना, उसी तरह डी बाई डी थीटा भी एक ऑपरेटर होता है। इसको समझने के लिए आप समझिए, तो y हो गया a cos थीटा, और ये हो गया माइनस a sin थीटा, ठीक है। तो ये तो आंसर आ गया आपका जो भी है, माइनस ये क्या हो जाएगा cot थीटा, ठीक है। अब क्या है कि हम लोगों को पहचानना है, बहुत तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए रहेंगे, वहां हमको पहचानना है कि हमको इसमें पैरामीटर फॉर्म लगाना है। एक कंसेप्ट और एक क्वेश्चन बस मैं जो कराऊंगा, उससे आपको जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कंफ्यूजन है वो की बहुत ही हार्ड है, ये मिथ टूट जाएगा, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और ये डिफरेंशिएबल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो y प्राइम एफ एक्स जो होता है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स, इसको हम लोग कहते हैं आपका एफ प्राइम एक्स,
ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब एफ प्राइम एक्स भी डिफरेंशियबल है, मतलब ये भी आपको बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस आप डिफरेंशिएट कर दो। वाई एफ प्राइम एक्स भी अगर डिफरेंशियबल है उस पॉइंट पर, तो इसी को एक बार और डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, ये पहाड़ सा जो स्टेटमेंट है, इससे घबराइए मत, कुछ नहीं है, केवल डी वाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इसको हम लोग वाई डबल प्राइम या वाई टू, कुछ भी, बहुत सारे नॉमेनक्लेचर। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मान लीजिए है सपोज कर लिए दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए एक्स टू द पावर 4 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और भी आप आगे लगा सकते हैं। तो अगर हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x³ प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सिंपली इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, इस वाले फंक्शन को जो है dy बाई डी एक्स, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 4 12 एक्स स्क्वायर, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछने वाले नहीं, तो आइए एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो y प्राइम हम लोग को निकालना है, ये ठीक है, और इजी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -1, क्योंकि अभी और भी डिफरेंशिएट करना है। इसी को हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। तो ये हो जाएगा -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स n-1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा -2। ठीक, यहाँ चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि ये x तो था नहीं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x। देखते हैं ये बढ़िया सा क्वेश्चन जहां पे कह रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसको शो करना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए चाहे तो आप यहाँ भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल होगा अगर हम लोग ये क्या निकाल लें, रूट हटा दें। तो y1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो ना क्यों, रेडिकल साइन हट जाएगा, तो ये क्या एम्प्लॉय करेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 का स्क्वायर बराबर 0। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को फिर से एक बार डिफरेंशिएट, जरूरी नहीं कि आप y1 निकालो फिर y2 निकालो, आप इन द प्रोसेस भी निकाल सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, y1 स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चेन रूल भी लगेगा, ये क्या हो जाएगा 2y1, समझ में आ रहा है, y1 को एज अ वेरिएबल माने तो क्या हो गया 2y1, ठीक है, x टू पावर n का, और y1 चूंकि वो था नहीं, इसलिए एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर देते हैं, और हम लोग को मालूम है कि अगर y1 को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेकंड डिफरेंशिएशन, और रेस्ट को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल का पहला पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट क्या हुआ, y1 स्क्वायर को ऐसे ही लिख लीजिए और अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं कि y1 जो है आपका, एक बार डिवाइड करते हैं क्या, y1 से 2y1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो चुका है, एक बच गया बच्चों माइनस एक्स, और y1 भी चला जा चुका है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये आ तो गया है प्रूफ, लेकिन अगर इसको आप उस तरीके से लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो। तो y2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d2y बाई dx2, ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और माइनस एक्स, y1 को क्या लिख लोगे, dy बाई dx is equal to 0. It is none other than the simple thing, the same thing. See, 1 minus x d2y by dx2, 1 minus x by d2 x2 minus x dy by dx। ठीक है, तो चलते एक और एग्जांपल देखते हैं बहुत बढ़िया सा। तो आइए बच्चों ये देखते हैं एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। देखिए ये इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछेंगे कि अगर आपको ये दिया हुआ है तो शो दैट। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा पॉज कीजिए। जरूरी नहीं कि आप y1 निकालिए फिर y2 निकालिए फिर इसमें रखिए तो 2 बराबर। अगर आपको देखिए कुछ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ आपको दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए, इन द प्रोसेस कीजिए, वो ज्यादा आसान है। जैसे देखिए y दिया हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो y1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x
ठीक, चेन रूल लगाते हुए नीचे हो जाएगा 1 + x²। ठीक है, ठीक है, tan इनवर्स x का 1/1 + x² होता है। अब क्या कीजिए, 1 + x² को वहां भेज दीजिए, 1 + x², क्योंकि आपको 1 + x² बहुत जगह दिख रहा है। y1 = 2 tan इनवर्स x। समझ में बात? अब इस एक्सप्रेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए, तब आपको कुछ ना कुछ दिखने लगेगा, वो तो प्रोसेस में ही पता चलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्ट रूल भी लगाना है, चेन रूल भी लगाना है। तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाते, 1 + x² डिफरेंशिएट कर देते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2x, और y1 को एज इट इज छोड़ देते हैं, प्लस इस बार y1 को नहीं छोड़ते हैं, मतलब मारते पीटते नहीं है, उसको डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं। y1 को डिफरेंशिएट किया तो y2 आ गया, और इस बार 1 + x² को रिहा कर देते हैं। ठीक, इज इक्वल टू 2/1 क्या हो जाएगा, x²। देखिए, आप कुछ आपको दिख रहा होगा, 1 + x² को वहां भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2xy1, ठीक, और 1 + x² प्लस y2 1 + x², थोड़ा गंदा राइटिंग हो गया, कोई बात नहीं, 1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ बेचारा अकेले बच गया 2, और शायद यही हमको प्रूफ करना था। देखिए 2 कहाँ गया, 2x x² + 1 y1, 2x x² + 1 y1, और y2 ये बराबर होगा। ठीक है,